हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस 2021 का जो 17 मार्च का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसका एनालिसिस अब हम लोग कर लेते हैं। ये जो पेपर था इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूछे गए थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन जो थे वो 11 पोर्शन से थे और रिमेनिंग जो 6 क्वेश्चंस थे वो 12 के पोर्शन से थे। बहुत ज्यादा टफ इस पेपर को नहीं बोल सकते हम लोग, थ्योरेटिकल बेस था और कई चीजें एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली पूछी जा चुकी थी। तो यहाँ पर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स में डायरेक्टली पूछा गया कि टायरोसिन का स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टायरोसिन जो एक अमीनो एसिड होता है, साइड चेन जो होती है उसमें एक एरोमेटिक फिनॉल जो साइड चेन रखता है उस तरीके का ये पोर्शन रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन वाइज बहुत ही सिंपल दिखे हमको, जैसे कि यहाँ पर ये फिनाइल एलेनाइन है तो फिनाइल एलेनाइन को हम लोग डायरेक्टली ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और भी हम लोग देख सकते हैं ऑप्शंस को, जैसे कि CH2OH वाले को हम लोग सेरिन बोलते हैं तो सेरिन भी ये यहाँ पे आसानी से हम लोग रूल आउट कर सकते हैं। तो टायरोसिन के लिए मेनली हम लोग को देखना था, इसको हम लोग सिस्टीन बोलते हैं। तो अगर आपको ये तीनों के नाम भी याद होते तो आप टायरोसिन को आइडेंटिफाई बहुत ही आसानी से कर सकते थे। दैट मीन्स जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। हाँ, टायरोसिन के अलावा भी कुछ रिंग्स ऐसी होती हैं जिनके साइड चेन में एरोमेटिक रिंग होती हैं और वो भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता था, लाइक ट्रिप्टोफेन भी इस तरीके से होता है एंड फिनाइल एलेनाइन करके भी हम लोग देखते हैं, हिस्टिडीन भी इसी तरीके का होता है। तो यहाँ पे हमें साइड चेन्स के ऊपर फटाफट से फोकस कर लेना चाहिए। आने वाले जो एग्जाम्स हैं इनके अंदर जो टेबल्स ऑफ एनसीईआरटी हैं जिसमें अमीनो एसिड्स पूरा चार्ट बना के दे रखा है, साइड चेन्स हर एक तरीके से मेंशन कर रखी हैं, उन पर क्वेश्चंस और भी एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following statement is incorrect about the allosteric site? तो allosteric site के बारे में एंजाइम्स के अंदर आपको पढ़ाया जाता है और एंजाइम्स के अंदर ये चीज बताई जाती है कि दो टाइप के कॉम्पिटिशंस होते हैं। कॉम्पिटिटिव जो होते हैं एंजाइम्स वो एक पर्टिकुलर साइट को बाइंड करते हैं, जबकि जो इस तरीके के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं या हम लोग बोल सकते हैं जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो अदर देन जो साइट ऑफ एंजाइम होती है उसको ब्लॉक करते हैं। तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, एलोस्टेरिक साइट चेंजेस द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। ये बिल्कुल करेक्ट चीज है। तो एलोस्टेरिक साइट जो होती है वो चेंज कर देती है शेप ऑफ द एक्टिव साइट को। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर चेंजेस द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बाइंडिंग एट द एलोस्टेरिक साइट। सम ड्रग बाइंड टू अ डिफरेंट साइट ऑफ द एंजाइम व्हिच इज एलोस्टेरिक साइट। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं सारे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अटैच टू द एलोस्टेरिक साइट, ये दोनों डिफरेंट चीजें हो जाएंगी क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है वो एलोस्टेरिक साइट को बाइंड ना करके एक्चुअल साइट को बाइंड करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो करेक्ट यहाँ पर हमें एज अ आंसर लग रहा है वो 4 है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जो गया है वो है इनकरेक्ट केस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये पूछा गया था। तो बिल्कुल थ्योरेटिकल और बिल्कुल लाइन टू लाइन जो चीजें बन सकती हैं उस पर ये क्वेश्चन था। तो ऐसा किसी ने एक बार भी अगर पढ़ा होगा तो उसका वो सही हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अमाइंस वाले चैप्टर से जैसा कि हम लोग देख भी रहे थे कि अमाइंस से काफी क्वेश्चंस आ रहे थे इस बार, और उसी पर बेस हॉफमैन ब्रोमामाइड पर एक क्वेश्चन फिर से देखा जा रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली बेंजामाइड हमको दे दिया गया है और इसमें आपको दे दिया Br2NaOH। दैट मीन्स हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है जिससे हमें डायरेक्टली मिलता है यहाँ पर PHNH2। और PHNH2 जो कि 1 डिग्री अमाइन भी है और 1 डिग्री अमाइन के ऊपर अगर हम लोग CHCl3KOH डालते हैं तो ये एक कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता है जो कि सिंपली हमें दे देता है PHNC का फॉर्मेशन, जो कि फाउल स्मेल का यहाँ पर डिटेक्शन भी होता है। तो फाउल स्मेल होने की वजह से हम लोग इसको एज अ टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। और इस तरीके से दो सिंपल प्रोडक्ट्स आपसे पूछे जा चुके हैं। तो ए जो है वो एनिलीन होगा और बी जो होगा वो होगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम लोग सही कर सकते थे। इस तरीके से जो थर्ड क्वेश्चन है वो अमाइंस वाले चैप्टर पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि जीओसी से डायरेक्टली आया हुआ है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा। तो हम लोग एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए साइक्लिक प्लेनर एंड हकल रूल को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का केस है, इस वजह से ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो हम इनको पूरा बाइफरकेट करके लिख देते हैं दैट ये जो सिस्टम है ये है एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर ये sp3 एटम होने की वजह से हो जाएगा नॉन प्लेनर, एंड नॉन प्लेनर होने के बाद हम लोग बोलेंगे कि ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट जो है वो है एनाइन का रेजोनेंस केस, जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एनाइन से जुड़ जाएंगे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी आ जाएंगे। तो ओवरऑल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं और ये वाला जो सिस्टम है ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो एरोमेटिक के लिए जो कंडीशंस जरूरी है वो है साइक्लिक प्लेनर
एंड 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना, क्लोज द लूप ऑफ 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना। तो काफी आसान क्वेश्चन था और काफी स्कोरिंग, दैट मींस ऑर्गेनिक का पोर्शन रहा होगा, तो ये आप लोग समझ ही सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि ये क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से जो पूछा गया है किस तरीके से हमें सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हमें एक एल्कीन दे रखी है जो कि रिंग के जस्ट बाहर में है और यहाँ HBr दे रखा है। तो सिंपल दिखने के लिए सवाल एक मार्कोनी को एडिशन हो सकता है, पर हमें यहाँ पर कैटाइन इंटरमीडिएट को फॉर्म करना होता है। तो ये पाई जब यहाँ पर शिफ्ट होती है तो सबसे पहले हमें एक कैटाइन इंटरमीडिएट को फॉर्म करना होता है। तो ये CH प्लस बन जाएगा यहाँ पर और CH3 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो कैटाइन है फिलहाल रीअरेंजमेंट की टेंडेंसी में प्रेजेंट है, जो कि यहां से रिंग के बाहर प्रेजेंट है, पर क्योंकि रिंग 6 मेंबर की है इस वजह से एक्सपेंशन नहीं होगा और सिंपल 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो लाइक दिस, इस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक बार शिफ्टिंग ऑफ कैटाइन करना है और उसको मोर स्टेबल फॉर्मेट के अंदर लेकर आना है और रिंग की जो साइज है वो एज इट इज रहेगी जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। तो दिस इज एक्चुअली 1,2 H- शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट और कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रोमाइड आयन को यहां पर अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट को लिखना है। तो बहुत ही सिंपल NCERT बेस्ड इतना सा छोटा मोटा पार्ट जो रीअरेंजमेंट का हम लोग सीखते हैं उसके लेवल पे तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन ही था और इस तरीके से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। तो हमें कैटाइन बनाना था और फिर उसके बाद एक सिंपल रीअरेंजमेंट स्टेप को भी करना था। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ पर हमें एक क्लोरोबेंजीन दे रखी है, क्लोरोबेंजीन को हमें पहले फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करना है या फिनॉल में कन्वर्ट करना है। तो ये जो एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर NaOH की प्रेजेंस में करा सकते हैं और इस रिएक्शन को हम लोग डाउज प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये डाउज प्रोसेस बोला जाता है जो कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल भी होती है। तो इसके लिए सूटेबल जो कंडीशंस है वो क्या है ये हमें यहाँ पर देखना था। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे हमें NaOH चाहिए जो कि हर ऑप्शन के अंदर मेंशन है। हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर में 623 केल्विन इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पर ये रिएक्शन होती है। हाई प्रेशर हमें चाहिए, तो दैट मीन जो शॉर्ट आंसर है इसका वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा NaOH 623 केल्विन 300। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने कॉपर दे रखा है, तो इस तरीके की कोई रिएक्शन हमें यहाँ पर नहीं, ऐसी कोई कंडीशन की जरूरत जिसमें कॉपर यहाँ पे होना चाहिए। तो कॉपर की प्रेजेंस तो हमें चाहिए ही नहीं और ऊपर से थोड़ा कम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होती है। यहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो हमें अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही रिएक्शन करानी होती है, तभी ये प्रोसेस हो पाता है। इस वजह से इसका आंसर फर्स्ट अप्रोप्रिएट माना जाएगा। तो ऑल्दो यहाँ पर इसको डायरेक्टली दे रखा था या नहीं, इस कंडीशन के ऊपर एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग बाद में आपको बताएंगे जब एक्चुअली पेपर आ जाएगा। तो अभी हमें इसको इस तरीके से सोचना था कि हाई टेम्परेचर प्रेशर पर इस क्वेश्चन को हमें करना है, इस कन्वर्जन को हमें करना है। ओके, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसिटाइल ऑक्साइड, जैसा कि कॉमन नेम्स आपको याद रखने के लिए कहा जाता है, तो एक मेसिटाइल ऑक्साइड को आप बहुत अच्छे से लर्न करते हो जब आप एल्डोल रिएक्शन पढ़ते हो। तो एल्डोल रिएक्शन का एक प्रोडक्ट आता है जिसमें जब हम लोग एसीटोन का एल्डोल करते हैं तो हमें मेसिटाइल ऑक्साइड मिलता है। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग मेसिटाइल ऑक्साइड कहते हैं। ये आपको उस तरीके से रिकॉल करना होता है और इसमें कीटोन है और एक एल्कीन है। तो वैसे सिंपल क्वेश्चन है, इसका इन्होंने IUPAC नेम पूछा गया तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरीके से आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर दी है हमने क्योंकि कीटोन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप और हम देख रहे हैं कि 4th पोजीशन के ऊपर इसमें एक मिथाइल ग्रुप है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट नेम, तो हम इसमें लिखेंगे 4 मिथाइल और फिर उसके बारे में लिखेंगे हम लोग पेंट, एंड 3rd पोजीशन के ऊपर एल्कीन है एंड 2nd पोजीशन के ऊपर ओन है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट IUPAC नेम हो जाता है 4 मिथाइल पेंट 3 2 ओन। तो 4 मिथाइल पेंट 3 2 ओन जो है वो सिंपल सा एक IUPAC नेमिंग है। मेन जो क्वेश्चन था वो मेसिटाइल ऑक्साइड को रिकॉल करना था। तो ये कॉमन नेम्स जो रिएक्शंस के अंदर फॉर्म होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उस टाइम पर आपको याद कराया जाता है मेसिटाइल ऑक्साइड। तो ऑल्दो आपने इसको IUPAC नेम पढ़ते वक्त भले नहीं देखा हो, पर आपने इस तरीके की और भी चीजें पढ़ रखी हैं जिनमें प्रोडक्ट्स के हम लोग कॉमन नेम्स आपको याद कराते हैं। जैसे कि आपको याद होगा पिनेकोल, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, ये भी आपको कॉमन नेम्स को याद कराया जाती है। एंड मेसिटाइलिन भी करके आपको एल्डोल के अंदर याद कराया जाता है, एक्रोलीन याद कराया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
यहाँ पर आपको सबसे पहले एक कीटो एस्टर करके दे रखा है, कीटो भी प्रेजेंट है, एस्टर भी प्रेजेंट है, एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल आपको दे रखा है। और फिर उसके बाद में मीडियम एसिडिक दे रखा है, और एसिडिक मीडियम को हम लोग एज अ हाइड्रोलिसिस मीडियम भी मान सकते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो किस चीज के लिए फेमस है, तो हम लोग जानते हैं कि वो कीटोन की रिएक्शन होती है। और कीटोन में और एस्टर में हम लोग एक चीज को और रिकॉल करते हैं बड़े अच्छे से कि कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर। तो जो मास्किंग होने वाली है, जो इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन होने वाली है, वो किसके साथ में होने वाली है, वो कीटोन के साथ में होने वाली है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल जो कंपाउंड होता है OH एंड OH, वो यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है, मास्किंग परफॉर्म करता है। मास्किंग परफॉर्म करने के बाद हमें एक इस तरीके का एक इंटरमीडिएट यहाँ पर मिलता है जिसमें 5 मेंबर्ड की एक ईथर रिंग हमें मिलती है, जिसको एसिटल रिंग भी हम लोग बोलते हैं। एंड अब यहाँ पर जो दे रखा है वो है H+। H+ यहाँ पर क्या करेगा, जो कि हाइड्रोलिसिस मीडियम हम लोग मान सकते हैं, वो इसका मान सकते हैं। तो यहां पर ये बन जाएगा एसिड, और ये बन जाएगा यहां पर इस तरीके से एज इट इज रहेगा। जिस तरीके के ऑप्शंस हमें दे रखे हैं उस बिहाफ पे हमें इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा सेकंड वाला। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को क्योंकि मेमोरी बेस्ड हमने देखा है, तो हो सकता है जो रियल पेपर हो उसके अंदर कुछ और चेंजेस हम लोग देख पाए। तो अभी के लिए ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से माना जाएगा। जो 9th वाला क्वेश्चन है वो क्रोमेटोग्राफी से पूछा गया है। RF का मतलब होता है रिटार्डेशन फैक्टर, कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मीटर और सेंटीमीटर। स्टेटमेंट 2 इज RF ऑफ अ कंपाउंड इज सेम फॉर ऑल सॉल्वेंट्स। तो रिटार्डेशन फैक्टर जो होता है वो हमेशा सेंटीमीटर में ही मेजर किया जाता है, पहली बात, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये बहुत ही छोटी वैल्यूज होती हैं। TLC प्लेट जो कि हम लोग बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। एंड RF ऑफ अ कंपाउंड इन इज सेम फॉर ऑल सॉल्वेंट। तो सभी सॉल्वेंट में वो सेम नहीं रह सकता, किसी भी हाल में वो सेम नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन होती है, जो RF निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है इस तरीके से, जो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट होता है एंड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। और अगर आप सॉल्वेंट को बदल देंगे तो वो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट भी बदल जाएगा और सॉल्यूट भी बिल्कुल चेंज ही होगा। और जो मेजरमेंट यहाँ पे हम लोग करते हैं वो इन सेंटीमीटर ही करते हैं। तो जो क्वेश्चन है एज सच कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं पूछा इन्होंने, बस वो वैल्यू बेस पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ इस सिचुएशन के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि सेंटीमीटर में ही इन वैल्यूज को हम लोग देख रहे होते हैं। एंड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स के ऊपर डिपेंड जरूर करता होगा। इस वजह से जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इनको हम लोग फॉल्स मान के चल रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर फॉल्स। तो फोर्थ केस इसके अंदर हम लोग करेक्ट मान लेंगे। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अमोनोलिसिस रिएक्शन कौन सी है। तो अगेन अमोनोलिसिस के ऊपर पहले भी प्रीवियस पेपर्स के अंदर भी पूछा जा चुका है। और अमोनोलिसिस जो होता है एक्चुअल में वो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जो कि हम लोग परफॉर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया को हम लोग एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर मान के चलते हैं, और ये अटैक करता है SN2 रिएक्शन की एप्लीकेशन में आपको ये पढ़ाया जाता है। तो इसको हम लोग अमोनोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। और इस सिचुएशन के अंदर RCH2NH2 ये हमें मिलेगा, और साथ में ये हमें देगा HX टाइप की जो इंप्यूरिटीज होती हैं इनको हम लोग हटा देते हैं। एंड फर्दर हम लोग इसको रिएक्ट करा सकते हैं, पर इस प्रोसेस को हम लोग अमोनोलिसिस बोलते हैं, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है सेकंड वाले पोर्शन में। और अमोनोलिसिस यहाँ पर जो बाकी रिएक्शंस है उनको नहीं बोला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिएक्शन है अमोनोलिसिस, उसमें सॉल्वेंट जो आप यूज कर रहे हैं वो अमोनिया होना चाहिए, और सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो होनी चाहिए जिसमें हैलाइड को हटा के हम लोग एमाइन को बना रहे हैं। तो दिस इज 1 डिग्री अमाइन। और हम लोग और भी फर्दर रिएक्शन इसकी करा सकते हैं जिस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, और हम उसको इस तरीके से क्वाटरनरी अमोनियम के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लाइक दिस ये जो पेपर था ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो बहुत ही आसान पेपर था, और एज सच कोई भी क्वेश्चन जो था वो मिसलीडिंग नहीं था। क्लियरली समझ में आ रहा था हर सवाल के अंदर कि किस तरह से रेस्पॉन्ड करना है।
तो आई होप जिन्होंने ये पेपर अटेम्प्ट किया होगा ऑर्गेनिक में वो सेफ साइड रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक के अंदर कुछ चीजें इस तरह की आ सकती हैं जो आपको एट दैट मोमेंट पेपर के टाइम पे आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। तो आई होप इस पेपर को एनालाइज करके आपने जाना होगा कि एनसीईआरटी के कुछ कुछ पोर्शंस को जरूर उठाया गया है, पर इन डेप्थ कुछ भी नहीं ज्यादा पूछा गया, और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि हर चैप्टर को टच नहीं किया गया है। दैट मीन्स अभी भी काफी कुछ चैप्टर्स हैं जिनको टच किया जा सकता है। इस बार फोकस अमाइंस वाले चैप्टर पे ज्यादा अच्छा है। आप अमाइंस की चैप्टर की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें और एनसीईआरटी की टेबल्स को जरूर रिवाइज करें। आने वाले पोर्शंस के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस हमें और मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।